आखिरकार इसरो ने कर ही दिखाया। वी आर ऑफिशियली द 4th कंट्री टू लैंड ऑन मून। इस मौके पर मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इसरो के उन सारे साइंटिस्ट का जिनकी सालों की मेहनत की वजह से ये मिशन आज सक्सेसफुल हो पाया है। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट और हर उस नागरिक का जिनकी बेस्ट विशेष लास्ट स्टेज तक चंद्रयान के साथ थी। दोस्तों, फाइनली जब चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है और इसरो ने इस पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है, तो ऐसे मौके पर पास्ट की बात तो बहुत लोग करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम कितने गरीब थे, साइकिल पर रॉकेट लेके जाते थे और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन अपना स्टाइल थोड़ा अलग है, इसीलिए हम बात करेंगे आगे की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया की इस अचीवमेंट से ग्लोबल स्टेज पर हमें क्या फायदे मिल सकते हैं और साथ ही साथ क्या हो सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में हमारा अगला कदम। शुरू करते हैं फायदों के साथ इन 3, 2, 1। फायदा नंबर 1, पावर। दोस्तों, एक टाइम था जब अमेरिका के सामने कोई चूं तक नहीं करता था। एक टाइम था जब सोवियत रशिया से सारे देश डरते थे। लेकिन आज अगर ध्यान से सोचें तो इन सब के पीछे एक कॉमन कारण निकलता है, पावर। पावर सिर्फ मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल या एटॉमिक नहीं, साइकोलॉजिकल पावर। द साइकोलॉजिकल पावर ऑफ हैविंग समथिंग जो दूसरों के पास नहीं है। पावर जिससे दूसरे आपको ऑटोमेटिकली खुद से सुपीरियर मानने लगते हैं। और अब इंडिया के इस फीट के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में हमें भी मिल गई है एक साइकोलॉजिकल पावर, द पावर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एट समथिंग, द पावर ऑफ बीइंग अ पायनियर। अब चांद के सदर्न साइड के बारे में कोई भी सवाल होगा तो पूछा किससे जाएगा? हमसे। सबको टेक्नोलॉजी और टेक्निक की जानकारी देगा कौन? हम। सबसे पहले बात मानी जाएगी किसकी? हमारी। और बातों में वजन होगा किसके? हमारे। फायदा नंबर 2, बिजनेस। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने में पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पैसे का सबसे बड़ा रोल होता है। और एक देश के लिए पैसे का सबसे बड़ा सोर्स है बिजनेस। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $469 बिलियन की इंडस्ट्री रही है। अब स्पेस इकोनॉमी जैसे बिजनेस में अपना नाम बनाने के लिए किसी भी एजेंसी को दिखानी पड़ती है अपने स्किल में एक्सपर्टीज। और मजे की बात तो ये है कि चांद के सबसे मुश्किल सदर्न हिस्से पर अपना लैंडर और रोवर लैंड करके इंडिया और इसरो ने ये प्रूव कर दिया है कि रॉकेट साइंस में हम कितने एक्सपर्ट हैं। और ये भी साबित कर दिया है कि हम इतने इंट्रिकेट मिशंस को भी पूरा करने का दम रखते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में इस दुनिया में बहुत कम ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जिनके पास रॉकेट लॉन्च करने की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है। और अगर है भी तो वो इतनी महंगी है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हमारी इस अचीवमेंट को देखते हुए वो फॉरेन कंट्रीज जिनका खुद का स्पेस प्रोग्राम है ही नहीं, ये अभी बहुत वीक है और उनके लिए कॉस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने कमर्शियल लॉन्चेस के लिए और किसी कंट्री के मुकाबले इंडिया के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि इससे उनका बचेगा पैसा और हमें मिलेगा बिजनेस। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार होगा कि हम किसी और के सैटेलाइट लॉन्च या बड़े मिशंस में हेल्प करेंगे। काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, लेकिन अब अपनी भारी क्रेडिबिलिटी की वजह से हमारे पास मौका है कि इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेस इकोनॉमी का और भी बड़ा हिस्सा बनने का, जो कि हमारे लिए होगा फायदा नंबर 2। फायदा नंबर 3, इज्जत। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस अचीवमेंट की वजह से हमें मिलेगी एक साइकोलॉजिकल सॉफ्ट पावर। और इतिहास गवाह है कि जहां पावर है वहां इज्जत तो अपने आप आ ही जाती है। इज्जत हर उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर स्पेस एक्सप्लोरेशन और मून की बात होगी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, क्योंकि इज्जत के साथ हमें एक और चीज मिलेगी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नॉलेज को शेयर करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की मदद करने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी आगे बढ़ते रहने की। दोस्तों, अब देखते हैं कि ऑलरेडी प्लान्ड मिशंस के अलावा किन किन फील्ड्स में हो सकते हैं हमारे अगले कदम। देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारे मिशंस आपको अगले 1-2 साल में ही दिख जाएं। ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है कि आने वाले अगले 5, 10, 50 सालों में क्या हो सकता है। वैसे तो इंडिया के पहले मैन्ड मिशन गगनयान के बारे में सब लोग जानते ही हैं, जो शायद 2035 में होने वाला है। इसरो के इस 3 दिन के मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को स्पेस में पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर भेजा जाएगा और फिर सेफली इंडियन ओशन में लैंड कराया जाएगा। ये मिशन हमारी स्पेस ट्रैवलिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिशन होने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ा अंदाज़ा है, वैसे तो जिसके बारे में इसरो ने कुछ कमेंट नहीं किया है, लेकिन कुछ न्यूज़ सोर्सेज की माने
तो एलिजिडली ये मिशन इंडिया के इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है। इस स्पेस स्टेशन का नाम ISS होगा, जिसकी फुल फॉर्म इसरो स्पेस स्टेशन है। मैन्ड मिशन टू मून। अगर चांद पर यूजेबल अमाउंट में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं तो चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजना और वहां पर एक रहने लायक बेस बनाना भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। चांद पर मौजूद पानी को इस्तेमाल करने लायक ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद पर माइनिंग और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी फ्यूल की ज़रूरतें यहाँ से पूरी हो सकती हैं। लूनर वाटर से बनी ऑक्सीजन और फ्यूल फ्यूचर में चांद पर कॉलोनी बसाने के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। कई प्लैनेट्स अपनी ट्रेजेक्ट्री में घूमते हुए चांद के पास से गुजरते हैं। उन पर अपना प्रोब या एस्ट्रोनॉट भेजना भी बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे पास चांद पर से रॉकेट लॉन्च करने की और रिफ्यूल करने की एक फैसिलिटी हो। नंबर 3, स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म यानी घूमने के लिए स्पेस में जाना। आज के समय में ये एक बूमिंग इंडस्ट्री बन गई है, जहां पर अमीर लोग स्पेस को एक्सपीरियंस करने के लिए $3 लाख तक खर्च कर देते हैं। स्पेस टूर्स के लिए 2 टाइप की फ्लाइट्स होती हैं, सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल फ्लाइट्स। सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स में आप एक बार के लिए स्पेस में जंप करते हैं, कुछ मिनटों तक वहीं झूलते हैं और फिर नीचे लौट आते हैं। वहीं ऑर्बिटल फ्लाइट्स में आप कुछ दिनों तक अर्थ की ऑर्बिट में लटके रहते हैं और एक एस्ट्रोनॉट की तरह जीरो ग्रेविटी में लाइफ बिताते हैं। हमारे हिसाब से ये फील्ड भी इंडिया के लिए पैसा कमाने के हिसाब से एक अगला कदम हो सकता है। नंबर 4, इंटरप्लैनेटरी मिशंस। पृथ्वी से दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि वीनस और मार्स पर जाना या चंद्रयान जैसा कोई प्रोब भेजना भी इसरो की लिस्ट में अगला कदम हो सकता है। वैसे ये आप शायद जानते ही होंगे कि इसरो पहले भी मंगल यानी कि मार्स पर एक ऑर्बिटर मिशन कर चुका है, जो पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया था। इसका नाम मंगलयान था और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। लेकिन हाँ, हमने आज तक मार्स पर लैंड नहीं किया है। ऐसे ही इसरो का वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो वीनस प्लैनेट पर उसके सल्फर के बादलों और सरफेस की स्टडी करेगा, आने वाले टाइम में इसरो की लिस्ट में एक इम्पोर्टेंट मिशन हो सकता है। दोस्तों, लास्ट में आते हैं वही जो हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, चांद और बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ की खोज के मिशंस। अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि लाइफ की खोज का मतलब सिर्फ एलियंस को ढूंढना ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक मैटर को ढूंढना भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन से बनी हुई लाइफ फॉर्म्स। इस दुनिया में हर एक जिंदा चीज कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ही है। चांद या किसी और प्लेनेट पर भी आने वाले टाइम में ऐसी लाइफ फॉर्म्स की खोज एक बड़ा मिशन हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आपको इन चंद मिनटों में एक बार भी ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।